हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न जोन। तो आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है। तो पार्ट 5 में जे हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। आई होप आपको ये सब पता ही होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एज ऑफ 2024 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। और कितने बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोर्ट केम इन टू एग्जिस्टेंट इन 1774 इन कलकत्ता ड्यूरिंग रेगुलेटिंग एक्ट। जो हमारा इंडिया का पहला कोर्ट था वो 1774 में कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था। एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत हमारा एक कोर्ट बनाया गया 1774 में कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्ट। पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कब आया था एग्जिस्टेंस में? 28 जनवरी 1950 को, इंडिपेंडेंस के बाद। जो इसकी आप बोल सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इसकी जो है एग्जिस्टेंस हुई थी। और ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इज़ प्रेजेंट इन इंडिया। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या है? इसका कहने का मतलब है कि जैसे आपके साथ कोई भी केस हो, आपका कोई भी मसला होता है या कोई मसला होता है, आप कोर्ट में जाते हैं, आप अपने सिविल कोर्ट में जाते हैं। सेशन कोई भी क्रिमिनल केस होगा तो सेशन कोर्ट में जाएंगे, या सिविल केस होगा तो म्यूनसिपल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज उनको हैंडल करता है, सेशन क्रिमिनल केसेस को सेशनल जज हैंडल करता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोर्ट में अपील की, आपका कोर्ट में लगा कि आपको मेरे केस की सुनवाई अच्छे से नहीं हुई या आपके पक्ष में फ़ैसला नहीं आया, तो आप कहाँ पे अपील करते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपकी अपील जो आपका मसला है वो नहीं सुलझता है, या फिर आपको लगता है कि ये मेरे पक्ष में फ़ैसला नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में उस केस की याचिका दायर कर सकते हो। तो इससे ही कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, कि आप लोअर कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी अपने केसेस को पहुंचा सकते हो, ठीक है। तभी बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इज़ अपेक्स कोर्ट मतलब टॉप मोस्ट कोर्ट। इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। इसका जो फैसला होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, इसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री। द हाई कोर्ट्स आर बिलो द सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्वियसली नीचे ही काम करता है। अंडर द हाई कोर्ट देयर इज सिस्टम ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया ना, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे फिर दूसरे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं हमारे, जो हमारे लोकल लेवल पे होते हैं, तहसील लेवल पे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है कि कोई भी मसला होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर कोई भी लग रहा है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, तो उसको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध कोई भी काम होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट को गारंटर और प्रोटेक्टर भी माना जाता है फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट्स की रिट लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हो, और उस कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज प्रोवाइडेड टू जजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन मैनर एंड ऑन द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको रिमूव किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और किस ग्राउंड पे? लेकिन ये ऐसे ही नहीं कि प्रेसिडेंट का मन किया तो उसको रिमूव कर दिया। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है एक जज को रिमूव करना उसकी कुर्सी से, ठीक है।
तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये रिमूवल होता है और किस ग्राउंड पे जज को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट। मतलब अगर देश में प्रेसिडेंट रूल होगा तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी कोई वैलिडेशन नहीं रहती है, ठीक है। नो सुप्रीम कोर्ट जज वाज रिमूव्ड सो फार इन द इंडिपेंडेंस इंडिया। अभी तक हमारे आज़ादी के बाद जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं किसी को भी रिमूव नहीं किया गया इस प्रोसेस से। सिर्फ एक बार क्या हुआ था कि एक केस चला था वी रामास्वामी एंड जस्टिस सुमित्रा के केस में, लेकिन उनके भी प्रोसेस ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो जो है उनको रिमूव नहीं किया गया था, ठीक है। मिनिस्टर्स डू नॉट नोट दिया गया, मिनिस्टर्स डू नॉट हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। आगे है स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज 8 जजेस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कितने जज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में? सिर्फ 8 जज थे। 7 जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट को और एक चीफ जस्टिस, ठीक है। दस द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ 34। 34 नहीं होगा शायद, ये 33 होगा आई थिंक। गूगल पे सर्च कर लेना आप एक बार। आई थिंक 33 होगा। इसमें 32 जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं और एक जो है हमारे चीफ जस्टिस। 50th चीफ जस्टिस कौन है हमारे? DY चंद्रचूड़। और रिसेंटली आज ही की बात है, उन्होंने अपना जो सक्सेसर है वो भी अनाउंस कर दिया है। उनका नाम है संजीव खन्ना करके है। उन्होंने अपना जो सक्सेसर है वो अनाउंस कर दिया है, क्योंकि ये 10 नवंबर को रिटायर होंगे और इनके बाद कौन 6 मंथ्स के लिए कौन CGI बनेंगे? हमारे संजीव खन्ना, क्योंकि ये भी अगले साल मई में रिटायर हो जाएंगे, 2 मई 2025 में, ठीक है। तो नेक्स्ट है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे देश के पहले CGI कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले इंडिपेंडेंस के बाद कौन बने थे, ठीक है। आगे है क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वालिफिकेशन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की? पहली बात तो ये है कि वो वही इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ये नहीं है कि बाहर का कोई सिटीज़न आ गया, अमेरिका का आ गया, कोई UK का, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा का आ गया तो वो इधर जाके CGI बन गया। नहीं, पहले तो वो उसको इंडिया का सिटीज़न होना ही होना चाहिए, ये कंपल्शन है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है? शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। उसको किसी हाई कोर्ट में जज होना चाहिए 5 सालों के लिए। मान लो कि जैसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कोई जज है 5 साल, कोई हाई कोर्ट का जज रहा है, तो वो एलिजिबल हो जाता है किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये वो नहीं है, अगर ये कंडीशन वो फॉलो नहीं करता है तो एक और कंडीशन है उसके लिए जज बनने के, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। वो क्या है? शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। अगर वो हाई कोर्ट का जज नहीं है 5 साल के लिए तो उसको कम से कम 10 साल उसको एडवोकेट होना पड़ेगा हाई कोर्ट में, अगर उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो। अगर ये भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो वो क्या है? तो नेक्स्ट क्या है? शुड हैव बीन अ डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर ये भी ओपिनियन फॉलो नहीं करता तो फिर क्या है कि वो प्रेसिडेंट के किसी जूरिस्ट में, मतलब जैसे प्रेसिडेंट कभी क्या होता है कि किसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट करता है, जूरिस्ट अपॉइंटमेंट होती है कुछ बंदों की। तो बस उस बोल रहा है कि अलग अलग जो कमीशन होती है उसमें किसी ना किसी कमीशन में उस बंदे को प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब जूरिस्ट के रूप में काम करना कंपलसरी है, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन पाएगा, ठीक है। और एक नोट मैंने इधर लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के में कभी कोई भी ऐसी मिनिमम एज नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। मिनिमम एज कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स के जब हो जाएगा बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम कोई बार नहीं है मिनिमम एज पे, ठीक है। और हाई कोर्ट के लिए कितना है? यही हाई कोर्ट के लिए है 62 ईयर्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 होगी, हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स है जजेस की रिटायरमेंट में, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कैसी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहली बात तो है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसी होती है? चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है, लेकिन वो क्या करता है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कुछ हाई कोर्ट के जजेस से सलाह लेता है, जिनको वो ज़रूरी समझता है कि इनसे सलाह लेना ज़रूरी है CGI को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है।
तो वही उनसे सलाह लेने के बाद ही प्रेसिडेंट एक अपने निष्कर्ष पे पहुंचता है और फिर किसी सीजीआई को अनाउंस करता है, ठीक है। और जो अदर जजेस होते हैं, एक मैंने बोला ना कि जैसे आपको कि 17 जजेस हैं, 17 नहीं सॉरी 33 जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, एक चीफ जस्टिस है, तो 32 जजेस हो गए, एक 32 जजेस हो गए, एक सीजीआई हो गया चीफ जस्टिस, ठीक है। तो सीजीआई का तो मैंने बता दिया प्रोसेस की कैसे बनता है, कैसे सेलेक्ट होता है। लेकिन जो 32 जो जज होते हैं वो कैसे सेलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट क्या करता है, सीजीआई से सलाह लेता है। पहले केस में क्या करता था, किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सलाह लेता था और फिर उसको नियुक्त करता था। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट सीजीआई से सलाह लेता है, ठीक है। और चीफ जस्टिस और कुछ अगर उसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ और जजेस से सलाह लेनी है, वो उससे ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे सलाह लेनी ही पड़ेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये प्रोसेस है पूरा। तो उस और जो सीजीआई जो नाम बताएगा, ठीक है, सीजीआई जो नाम बताएगा काफ़ी हद तक उसे वो मानना पड़ता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट को काफ़ी हद तक वो नाम लेना पड़ता है। पहले क्या होता था कि सीजीआई अकेला ही मतलब प्रेसिडेंट को सलाह देता था, फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, सीजीआई को भी आगे 2% की सलाह लेनी चाहिए। फिर उन्होंने एक पर्टिकुलर इस पर लॉ बना दिया कि सीजीआई जो है, सीजीआई के साथ साथ 4 और बंदे होंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो भी जजेस होंगे, ठीक है। सीजीआई प्लस 4 मेंबर्स अदर्स, ठीक है, ठीक है। ये कंपल्शन है ये। और इनको क्या बोलते हैं, कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। ये कोलिजियम क्या करेगा, अगर मान लो 5 बंदे हैं, 3 में बोल रहे हैं कि इसको बनाना है, 2 बोल रहे हैं इसको नहीं बनाना है, तो जो 3 की बात है वो मानी जाएगी, 2 की नहीं मानी जाएगी। मतलब जिसको ज़्यादा वोट होंगे वो वही माना जाएगा, ठीक है। तो ये है सारा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट के जजेस को भी ऐसे ही नियुक्त किया जाता है, सेम सीजीआई की सलाह लेके और बाकी 4 अदर्स कोलिजियम सिस्टम की सलाह लेके, ठीक है। उसके बाद है ओथ कौन दिलाता है, वो दिलाते हैं, ये तो सामने दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वो दिला, जो उसको नियुक्त करता है वही उसको वो दिलाते होंगे। अगर प्रेसिडेंट नहीं है, मान लो इनकेस प्रेसिडेंट कहीं बाहर गए हैं विदेश टूर पे या कहीं कुछ और कारण से प्रेसिडेंट नहीं है, तो प्रेसिडेंट जिस बंदे को अपॉइंट करेंगे वही उनको वो दिलाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद है टेन्योर। जज होल्ड द ऑफिस टिल शी अटेन द एज ऑफ 65, ठीक है। जब तक वो 65 ईयर्स का नहीं हो जाता तब तक उसको ऑफिस में बिठाएंगे, मतलब उसको रिटायर नहीं करेंगे। हाँ, वो खुद अगर देना चाहिए वॉलंटरली रिटायरमेंट तो वो दे सकता है, लेकिन ऐसे 65 ईयर उसकी एज होती है। इसके आगे सैलरीज देखो भाई, जो सीजीआई है हमारा, उसकी सैलरी कितनी होती है, 2,80,000। पहले कितनी होती थी, 1 लाख। और पर मंथ की बात कर रहा हूँ, पर मंथ, ठीक है। और सैलरी अदर जजेस की कितनी होती है, 2.5 लाख। पहले कितनी होती थी, 90,000, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा सैलरी होती है हमारे सीजीआई और जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है। और इनको सैलरी मिलती कहाँ से है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, लेकिन जो उनको पेंशन मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, ठीक है। इनको पेंशन भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही मिलती है, ठीक है। अब आ गया इम्पीचमेंट। किसी जज को अगर रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है, तो उसको कैसे हटाएंगे, उसका क्या प्रोसेस रहता है। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट। अ जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट टू द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। जज को कैसे रिमूव किया सकता है, ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट कमेंट किया और उसको रिमूव कर दिया, ऐसे नहीं होता है। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की बात माननी पड़ती है। और पार्लियामेंट में क्या होता है, पूरी कहानी सुनो पहले। पार्लियामेंट में क्या होता है, 100 बंदे पहले एक पेज पे साइन करेंगे कि हाँ भाई मुझे इस बंदे को हटाना है, इस बंदे को हटाना है, ठीक है, इस जज को हटाना है। फिर वो बिल क्या होगा, स्पीकर के ऊपर निर्भर करेगा कि उस बिल को लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। मान लिया कि स्पीकर ने ले लिया, स्पीकर क्या करेगा फिर एक वोटिंग कराएगा, ठीक है। वोटिंग कराएगा, उसमें
टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द जो पार्लियामेंट की होती है उसमें से 2/3 जो है वो एग्री करनी चाहिए उस डिसीजन पे, ठीक है। मतलब एग्री, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी हो गई, ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी होगी। उसके बाद क्या होता है, एक कमेटी अपॉइंटमेंट होती है, तीन चार बंदों की कमेटी। फिर वो देखते हैं कि वाकई इसको रिमूव करना है कि नहीं करना है। फिर वो कमेटी प्रेसिडेंट को रिकमेंड होती है, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देती है। फिर जाके प्रेसिडेंट सोचता है कि इसको रिमूव करना है या नहीं करना है। मतलब ये आप पूरा प्रोसेस सोच लो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के कारण क्या हो सकते हैं? 2 ही कारण है इसके। या तो वो मिसबिहेव कर रहा है, किसके साथ मिसबिहेव किया तो उसने केस कर दिया कि हाँ भाई इसको हटाना है पार्लियामेंट में, ठीक है। या इनकैपेसिटी मतलब अपनी ड्यूटी को वो अच्छी तरीक़े से नहीं निभा रहा है। यही 2 कारण है, और कोई कारण नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, ठीक है। यही 2 कारण हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जिससे कि वो उनको हटाया जा सकता है। देखिए आगे क्या दिया है, अगर प्रोसीजर लोकसभा में हटाने का प्रोसीजर चालू होता है तो क्या करना है। यही मैंने आपको बताया ना, रिमूवल मोशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जैसे साइन बाई 100 मेंबर्स उसको साइन करते हैं, स्पीकर को दिया जाता है। स्पीकर एडमिट भी कर सकता है या रिमूव भी कर सकता है। स्पीकर ने अगर चलो एडमिट कर लिया तो एक 3 मेंबर की कमेटी बनाता है कि उस पर चार्ज किया वाकई जो चार्ज लगाया वो सही है या गलत है। अगर कमेटी को लगता है कि जज गिल्टी है या ठीक है, मतलब सही है, उसने मतलब मिसबिहेव किया है या इनकैपेसिटी है, तो क्या होता है कि लोकसभा में एक कंसिडरेशन ऑफ मोशन, तो लोकसभा में फिर वो बिल पास मतलब पारित किया जाता है, मतलब उसको पेश किया जाता है। और अगर वो पास हो गया स्पेशल मेजॉरिटी से, लेकिन ये याद रखना कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, फिर वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में भी जाता है, ये भी बात मैं भूल गया। इट इज़ पॉसिबल अगर राज्यसभा में भी पास हो गया स्पेशल मेजॉरिटी से और प्रेसिडेंट हो गया, फिर प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को रिमूवल आ जाता है। प्रेसिडेंट पासिस एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। देखो कितनी पहले लोकसभा में 100 मेंबर उसको साइन करेंगे, फिर 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, वो भी पहले स्पीकर पे निर्भर करता है। फिर वो 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा, फिर 3 मेंबर की कमेटी ये डिसाइड करेगी कि वाकई उसने किया है कुछ गलत काम या नहीं किया है। फिर वो अगर किया होगा गलत काम तो फिर वो मेजॉरिटी में, स्पेशल मेजॉरिटी में बिल पास होगा। स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होकर फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में भी 100 मेंबर उसको साइन करेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसीजर फिर राज्यसभा में होगा, फिर जाके प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। तो कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, ठीक है। तो ये सब बस ये सब वही लिखा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो पास करके इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। आगे है पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पावर, क्या क्या पावर है और क्या क्या काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट। Constitution conferred a very extensive jurisdiction and vast powers on Supreme Court. It is a federal court. फेडरल कोर्ट इन द सेंस कि जैसे भी अगर कोई 2 स्टेट्स का मसला है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, या स्टेट और सेंटर का मसला है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या कोई भी मतलब गवर्नमेंट का मसला है, स्टेट की गवर्नमेंट या सेंटर की गवर्नमेंट की आपस में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो इसलिए उसको बोलते हैं फेडरल कोर्ट। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, इस कोर्ट के बाद आपको कोई भी कोर्ट नहीं मिलेगा जहाँ पे आप अपील कर सकोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जैसे कोर्ट से आपको केस हार गए तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अगर यहाँ भी हार गए फिर भैया आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये इसलिए बोला गया ये द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही फाइनल इंटरप्रेटर है अगर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेटर मतलब अगर कोई कानून गलत बना है तो उसको सही भी यही कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, आप याचिका PIL दायर कर सकते हो, तो उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन देखेगी, लॉ होगी वाकई ये गलत है या सही है। और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करता है, यही करता है, मतलब कोई भी गलत कानून बनने से यही रोकता है, ठीक है। गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी ये गारंटी प्रोवाइड करता है। अगर आपका फंडामेंटल कोई भी राइट वायलेट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जाके रिट दायर कर सकते हो, रिट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, ठीक है। इसकी फर्दर इट एज एडवाइजरी और सुपरवाइजरी पावर, एडवाइजरी और सुपरवाइजरी पावर भी है इसमें। आर्टिकल 143 के तहत जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेता है कुछ केसेस में, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेता है आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तभी इसको बोला गया एडवाइजरी और सुपरवाइजरी पावर भी है इसके पास।
द जुडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी क्लासीफाइड इनटू, और इसकी पावर्स किस में क्लासीफाई कर सकते हैं? ओरिजिनल जुडिक्शन, रिट जुडिक्शन, अपीलेट जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अदर पावर्स। ठीक है, ओरिजिनल जुडिक्शन क्या है? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि फेडरल कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ इंडियन फेडरेशन, कोई भी स्टेट या सेंटर के में कोई भी चल रहा है या 2 स्टेट में चल रहा है, कुछ भी मसला हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है सीधा। ठीक है, उसके बाद है रिट जुडिक्शन। रिट जुडिक्शन मतलब मैंने आपको बताया ना कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप रिट पिटिशन, अपने फंडामेंटल राइट आपको कोई वायलेट हो रहा है तो आप रिट लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ये लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड सुप्रीम कोर्ट एज अ गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट हेबस। अब रिट्स कौन कौन सी होती हैं? हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सेरेटोरी, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद अपीलिएट जुडिक्शन। अपीलिएट जुडिक्शन का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोर्ट में अगर केस नहीं हुआ आपका सॉल्व तो आपको लगता है कि सही नहीं हुआ या डिसीजन आपके पक्ष में नहीं आया तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अपीलिएट जुडिक्शन होती है, मतलब अपील कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, या पढ़ लेना थ्योरी। ठीक है, एडवाइजरी जुडिक्शन कुछ, ये देखो मैंने आपको बताया ना आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस भी लेता है, और ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट पे कि ये बात माननी है। हो मान भी सकता है, नहीं भी मान, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये मान ही जाता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 2 पावर्स। द जजमेंट, प्रोसीडिंग एंड एक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेक्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट आल्सो ऑफ हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि एक तो इसकी जो भी जजमेंट्स होती हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं या एक्ट्स जो भी होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं परपेचुअल मेमोरी और टेस्टिमोनी के लिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये अपने आप को ना, कि अगर इसने कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन दिया दे तो अपने आप को भी पुनिश कर सकता है, और हाई कोर्ट्स को तो कर ही सकता है, और छोटे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उन पे भी ये मामला दायर कर सकता है। मतलब आपने गलत डिसीजन कैसे दे लिया या कुछ भी, उनको पनिशमेंट देने का अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, और इवन कि अपने आप को भी ये पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। द जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है कि जैसे आपका मान लो कि आपकी कोई स्टेट की गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, या कोई गलत कानून बना दिया, तो सीधा वो जुडिशियल रिव्यू, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर कोई केस फाइल करेगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इज नीडेड टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी। जुडिशियल रिव्यू किस लिए नीडेड है? प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर मानने के लिए, सबसे ऊपर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए जुडिशियल रिव्यू चाहिए होता है। टू मेंटेन द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब कि स्टेट और सेंटर में जो है बैलेंस बन रहे हैं पावर का। ऐसा ना हो कि सब पावर स्टेट सेंटर में चली जाएं या सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास ही चली जाएं। ठीक है, और तीसरा क्या है? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। भी जुडिशियल रिव्यू हमारा चाहिए है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सुप्रीम कोर्ट। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो पॉज करके या बैक करके आप फिर से वीडियो को देख सकते हो, और डिटेल में जो थ्योरी है वो भी मैंने मेन इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस पे लिखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज का टॉपिक इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ अगर अब वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। ओके बाय, थैंक यू गाइस।